हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में अब हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। तो जैसा कि तुम लोगों को दिख भी रहा होगा यहाँ पे, जेई एडवांस पीवाईक्यू सब्जेक्टिव टॉपिक का नाम हो चुका है। और इसमें हम लोग चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी जेई में पूछे गए हैं, ओल्ड पीवाईक्यूज। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर क्या तेज बन रहे हो वो नए नए पीवाईक्यू करके 2012 से 2021 तक। ठीक है, 2012 से 2021 तक जेई एडवांस वहां से स्टार्ट हुआ था, इसलिए मैंने 2012 से 21 तक के 2021 तक के क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे। तो वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो चुका है। बट बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें ओल्ड पीवाईक्यूज चाहिए, ओल्ड पीवाईक्यूज, और वो भी सब्जेक्टिव टाइप, है ना, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्डअप हो सके। बहुत सारे बच्चों ने तो चैलेंज भी थ्रू कर दिया कि सर क्या नए नए क्वेश्चन करके हीरो बन रहे हो 2012 से 21, पुराने करके दिखाओ तो माने। ठीक है, तो खैर हम लोग, मैं किसी की बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अभी तो हमें यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो ओल्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर ओल्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करो। तो यहाँ पर हम लोग 1979 से 1994, यहाँ हम लोग टोटल 8 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेंगे। बट मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करूंगा जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। और वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा रहना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है यार, है ना। तो अगर तुम लोग अच्छा रिस्पांस दिखाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे, अच्छे से अच्छे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे मेरे पास में, तो मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा मेहनत डालूंगा और जल्दी जल्दी हमारे पास में वीडियो आएंगे। और तुम्हारा रिस्पॉन्स ढीला रहेगा तो मेरा भी रिस्पॉन्स ढीला रहेगा फिर। ठीक है, मैं भी अपने नॉर्मल जो भी भेड़ बकरी वाला चाल रहता है उसी चाल में चलूंगा फिर। मुझे भी मैं भी अपने चैनल पे धीरे धीरे करके वीडियो डालूंगा आराम आराम से। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो तेजी से डालूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो एक चीज़ मैंने जो अच्छा काम किया है वो एक बढ़िया सा प्लेलिस्ट बनाया है इसमें। और प्लेलिस्ट में जाके तुम सारे जो वीडियोस है जेई एडवांस से रिलेटेड, जो भी पीवाईक्यूज है, उनको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज एक्सेस कर सकते हो। मैंने उसमें सीरियल वाइज बना रखा है। सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, फिर उसके बाद नीचे में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, और ऐसे इस तरह से पूरा सीरीज बना रखा है मैंने। तो अगर तुम जो मेरा प्लेलिस्ट है वो चेक करते हो तो तुम्हारे लिए फायदेमंद, अदरवाइज रैंडमली वीडियो प्ले करते रह जाओगे, है ना। तो प्लेलिस्ट जाके चेक करो अच्छे तरीके से, वहां पर सीरियली सब कुछ दिया हुआ है। और प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो जाके वहां से चेक कर सकते हो, तुम्हारे लिए एडवांटेज रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन है, ये बहुत 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 पुराना है। 1979 की बात हो रही है, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। खैर ये क्वेश्चन तो इजी था, बट क्योंकि सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन को मुझे इंक्लूड करने थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहां पर इंक्लूड कर लिया है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, अ करंट फ्रॉम ए टू बी इज इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ एक करंट यहाँ ए टू बी फ्लो हो रहा है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ एनी इन द लूप। इस लूप में डायरेक्शन क्या होगा इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, तो खैर पहले भूल जाओ, पहले हम लोग सोचते हैं इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, किसी भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें देखना है तो क्या करना है, हमें अपना राइट हैंड निकालना है। मेरा जो तुम्हें दिख रहा होगा राइट हैंड, वो उल्टा दिख सकता है क्योंकि मिरर इमेज है। ठीक है, अपना राइट हैंड उठाओ, जो भी डायरेक्शन ऑफ करंट है कंडक्टर में, उस करंट के डायरेक्शन में अपना थंब को पॉइंट कराओ और अपनी उंगलियों को कर्ल करो। जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां कर्ल हो रही है राइट हैंड की, वो डायरेक्शन देगा तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम यहां पर हम लोग यही करेंगे, अपनी उंगलियों को कर्ल करते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपना थंब मैंने रखा, इस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में मैंने अपना थंब रखा, तो मुझे दिखा कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउट ऑफ द प्लेन यहां से निकल रही है। स्पेस में मैं अगर हर जगह बनाऊं तो हर जगह पे इस तरह से होगा, और इस तरफ बनाऊं तो इस तरफ इनटू द प्लेन दिखेगा मुझे उंगलियों को कर्ल करने पे। ठीक है, तो इस तरफ इनटू द प्लेन, इधर आउट ऑफ द प्लेन। नीचे से मुझे मतलब है नहीं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, और बाहर वाले से भी मुझे मतलब नहीं है। अब ये जो करंट है, ये करंट अगर इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होने से क्या होगा कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स इसके अंदर से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और ये फ्लक्स के इंक्रीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये इसको अपोज करेगा ये लूप, है ना। तो अब ये अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपोज करने के लिए इसमें करंट इस तरह से फ्लो होगी सच दैट ये इस जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंज को अपोज करे, क्योंकि ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसको घटाने के लिए इसमें एक करंट फ्लो होगा, और इसको घटाने के लिए कैसा फ्लो होगा, सच दैट यहां पर इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगा, इस तरह के तरीके से अगर करंट फ्लो होगा, कैपिटल आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरीके से ये करंट फ्लो होगा सच दैट ये इसको अपोज करेगा, जो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना उसको अपोज करेगा।
ठीक है, सच दैट ये इनटू द प्लेन वाली, यहां पर अंदर मैं बना देता हूं, इसकी वजह से इनटू द प्लेन वाला एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा जो कि इसको अपोज करेगा, ये जो आउट ऑफ द प्लेन वाले को। तो इनटू द प्लेन के लिए इसमें जो करंट है वो इस तरह इनटू द प्लेन, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड लानी है इस लूप की वजह से, तो करंट इसमें इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होनी पड़ेगी। तो जो यहां से हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो ये है डायरेक्शन, तो हम लोग लिख देते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1981 में। क्वेश्चन में बोला गया है द टू रेल्स ऑफ ए रेलवे ट्रैक इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द ग्राउंड आर कनेक्टेड विद अ मिली वोल्ट मीटर। तो यहां हमारे पास में देखो ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक है वो इस तरह से है ना, इसको हम लोग रेल्स भी बोलते हैं, है ना, रेल्स बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो दिया हुआ है दैट इज 1 मीटर, और यहां पर एक मिली वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ना, मिली वोल्ट मीटर, कम वोल्टेज मेजरमेंट करना है इसलिए मिली वोल्ट मीटर। What is the reading of the millivoltmeter when the train travels at a speed of 180 किलोमीटर पर आवर? तो स्पीड कितनी है ट्रेन की? 180 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लो, 180 गुणे 5/18, और ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, है ना। कभी भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया करो, तो क्योंकि गड़बड़ हो जाती है, ठीक है, बहुत बार गड़बड़ हो जाती है, तो सीधा सीधा पहले जो भी डेटा दिया हुआ है ना उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो ये हो गया 50 मीटर पर सेकंड से की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है अलोंग द ट्रैक। गिवन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू बी दिस, तो अर्थ का जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन एज 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैग्नेट यहां से हटाता हूं। ठीक है, अब क्या बोला गया है, द रेल्स आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो इसमें क्या निकालना, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर रीडिंग क्यों करेगी, तो देखो अगर ध्यान से देखो तो अर्थ की जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इसको ऐसा दिखाता हूं, है ना, इस तरह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की होगी, और ट्रेन, ये जो ट्रेन के पहिए जो है ये इस पे चल रहे हैं। तो ये जो यहाँ जो एक हमें मोशनल ईएमएफ का केस दिख रहा होगा तुमको, मोशनल ईएमएफ, मैं लिख देता हूं इसको मोशनल ईएमएफ, है ना। बहुत लोग इसको इमोशनल ईएमएफ बोल देते हैं, नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, इमोशनल ईएमएफ क्यों होगा यहाँ पर, मोशनल ईएमएफ, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, बहुत ही गंदा और वाहियात जोक। तो चलो खैर, यहाँ पे मोशनल ईएमएफ का केस आएगा, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, है ना, और ये कंडक्टर उसके ऊपर से दौड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ हमें ये ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, और वो ईएमएफ कितना हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे, वो ईएमएफ की वैल्यू हो जाती है BVL, एल, और बी क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सब परपेंडिकुलर है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देख लो, बी इंटू वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो टेंशन नहीं है ना, बी इंटू एल सिंपल है। ओके, सो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, पुट कर दो 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू वी दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड इंटू लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरह का ईएमएफ इसमें जनरेट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 50 को गुणे करेंगे, एक काम करते हैं, 50 से इसको एक जीरो हटा के 10⁻⁻³ जाएगा, इसको और एक जीरो लेके 10⁻⁻³ हो गया, और ये 5 और इंटू 0.2 दैट इज 1। सो दिस इज बेसिकली 1 मिली वोल्ट में बोल सकता हूँ, दिस इज 1 मिली वोल्ट। यही तो पूछा था ना, ये यहाँ पर मिली वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो दिस इज 1 मिली वोल्ट। ठीक है, सिंपल, ये आंसर हो जाएगा इसका, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 1982 का पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में बोला गया है 3 आइडेंटिकल क्लोज्ड कॉइल्स ए बी सी आर प्लेस्ड विद देयर प्लेन्स पैरेलल टू वन अनदर। तो पैरेलली रखा हुआ है ना, इस तरह से पैरेलली रखा हुआ है। कॉइल्स ए एंड सी कैरी इक्वल करंट एज शोन इन फिगर। तो ए और सी में देखो इक्वल करंट है, इस डायरेक्शन में इस तरह से करंट है। कॉइल्स बी एंड सी आर फिक्स्ड, तो इसको फिक्स किया गया है, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज फिक्स्ड, इन दोनों को फिक्स रखा गया है। ठीक है, इसको हटाता हूं, ये दोनों फिक्स्ड है। ठीक है, इन पोजीशन, एंड कॉइल ए इज मूव टुवर्ड्स बी,
ये जो है इसको मूव कर सकते हैं, तो इसको इस तरह से मूव कराया गया है, इस कॉइल को इधर से मूव कराया गया है ना, ये मूवेबल है, ए वाला जो है दिस इज मूवेबल। ओके, आगे क्या बोला गया है, कॉइल ए इज मूव टुवर्ड्स ना, इज देयर एनी इंड्यूस्ड करंट इन बी, बी में क्या कोई इंड्यूस्ड करंट होगा, होगा, ठीक है। इफ नो वाला तो कंडीशन कर दिया, इफ नो गिव रीजंस, इफ यस यस मार्क द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो मार्क करके बताओ भाई किधर है। तो देखो अगर हम लोग बात करें बी में, बी में अगर हम लोग देखें तो बी में सी में जो कुछ चलो सी की वजह से देखते हैं, सी में जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से बी में कोई भी फ्लक्स का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो सी को तो भूल जाओ पहली बात, है ना, सी तो फिक्स है, ठीक है। उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी वजह से जो भी फ्लक्स होगा बी में वो फिक्स होगा, तो वो चेंज नहीं आ रहा है, उसकी वजह से चेंज नहीं आ रहा है। आ रहा है किसकी वजह से, ए की वजह से, क्यों, क्योंकि इसका ये मूवेबल है ना, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ए की वजह से, अगर इस डायरेक्शन में करंट है ना, इस डायरेक्शन में करंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। यार इतना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बना के बता रहा हूँ, है ना। डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में, राइट हैंड को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब जो दिखाएगा तुम्हें पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, इतनी लंबी चौड़ी बनाने की जरूरत नहीं थी। तो इस डायरेक्शन, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगी यार, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो। अब ये क्या हो रहा है, अब ये जैसे जैसे इसके नजदीक लेके जा रहा है ना, ए और बी को ध्यान दो, ए को जैसे जैसे मैं बी के नजदीक लेके जा रहा हूं उसमें ये जो इंटर करती हुई ये जो फ्लक्स है ये इंक्रीज कर रही है। अब ये चाहेगा बी कि मैं इसको रेजिस्ट करूं, है ना, फ्लक्स के चेंज को रेजिस्ट करूं, तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो होगी सच दैट ये जो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसको ये अपोज करना चाहेगा। अब ये इसको अपोज करने के लिए इसमें फिर से अपने हाथ को कर्ल करके देखो, इससे उल्टे डायरेक्शन में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जो करंट है वो इसमें उल्टे डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ठीक है। तो हटा देता हूं अब करंट को, अब इसके जो ए में जो करंट का डायरेक्शन है उससे उल्टा फ्लो करेगा, तभी इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा वो बी, ठीक है। तो ताकि इसके ए की वजह से क्या हो रहा था, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, है ना, परपेंडिकुलर, ये समझ लो कैसा प्लेन है उसके हिसाब से इस डायरेक्शन में बढ़ रही थी, तो इसमें करंट कैसा फ्लो होगा, उल्टे डायरेक्शन में। अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो कैसी आएगी, इधर इस डायरेक्शन में आएगी यहाँ पे, तो अपोज किया ना उसको, ए वाले फील्ड को अपोज कर रहा है ना, वही तो अपोज तो करना है क्योंकि वो फील्ड बढ़ रही थी उसको अपोज करेगा, फ्लक्स को अपोज करेगा, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है बस बेसिकली, है ना। तो इस डायरेक्शन में इस तरह से इसमें करंट फ्लो होगी। तो क्या पूछा गया था, मार्क कर दिया हमने, और ये इस तरह से करंट की डायरेक्शन को हम लोग बता सकते हैं बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1983 का ये सवाल है। क्वेश्चन में बोला गया है स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर या फिर इनटू द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन, दैट इज इक्वल टू 2 टेस्ला। और यहां पर एक इस तरह से स्क्वायर लूप इस तरह से रखा हुआ है ना, स्क्वायर लूप है, और इसके पास वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, स्क्वायर लूप के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, और स्क्वायर लूप की जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस, वो कितनी दी हुई है, R इक्वल्स टू 1 ओम, 1 ओम रेजिस्टेंस है स्क्वायर लूप की, ये जो मैंने स्क्वायर लूप बनाया हुआ है ना। और इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर बोल दे या 0.1 मीटर बोल देते हैं, है ना, 0.1 मीटर की इस तरह से स्क्वायर लूप है। द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द लूप एंड डायरेक्टेड इनटू द पेपर, देख लिया हमने। द लूप इज कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स इज इक्वल टू 3 ओम, इस तरह से नेटवर्क में, किस तरह से नेटवर्क में कनेक्टेड है ना, रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, और हर एक रेजिस्टेंस यहाँ 3-3 ओम का है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप सो दैट टू हैव स्टेडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। अब इसकी स्पीड कितनी होनी पड़ेगी सच दैट 1 मिली एम्पियर की इसमें स्टेडी करंट आए। तो क्या करें, अभी इसको, अगर ये स्क्वायर लूप बाहर की तरफ जा रही है v वेलोसिटी से, है ना, स्क्वायर लूप बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या होगा, इसमें कुछ EMF इंड्यूस होगा।
वो ईएमएफ हम लोग निकाल सकते हैं क्या? देखो निकालते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि ये सपोज यहां से एक्स अंदर में अभी बचा हुआ है, बाहर निकल गया, 0.1 माइनस एक्स बाहर निकल गया, ठीक है, किसी इंस्टेंस पे ये कंडीशन अगर हमें दी हुई है, एक्स अंदर बचा हुआ है, बाहर 0.1 माइनस एक्स निकल चुका है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग ईएमएफ निकालना चाहें तो बाय फैराडे लॉ माइनस डी फाई बाई डी टी से हम लोग निकालने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो माइनस टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ बेसिकली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हम लोग लेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, बी वेक्टर तो इनटू द प्लेन है ना। अब एरिया वेक्टर तो हमारे ऊपर है कि हम लोग एरिया वेक्टर किधर सेलेक्ट करें, है ना। एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में हम लोग सेलेक्ट करें वो हमारे ऊपर है। तो एक चीज मैं करता हूं, मैं इस एरिया वेक्टर जो है ना इनटू द प्लेन को मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, ठीक है। उससे क्या होगा, उसको अगर हम इनटू द प्लेन को अगर मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो क्या होगा कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव करंट होगी, ठीक है। क्योंकि एरिया वेक्टर से हम लोग डिसाइड करेंगे कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, एरिया वेक्टर के बेसिस पे। तो अगर एरिया वेक्टर हमने इनटू द प्लेन बोला, इस लूप का एरिया वेक्टर अगर हमने इनटू द प्लेन बोला, दैट मींस करंट अगर ऐसी है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अगर एरिया वेक्टर मैंने इनटू द प्लेन माना तो बी डॉट ए जो है वो सिंपल बी ए हो जाएगा इस केस में, ठीक है। और माइनस बी को मैं बाहर निकाल सकता हूं, बी तो कांस्टेंट है, तो माइनस बी और डी बाई डी टी, क्योंकि ऑलरेडी बी डॉट ए सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री है, तो मैंने बी ए लिख दिया उसको। तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया। अब एरिया जो है ये देखो, यहां से ये अगर एक्स लेंथ है और ये अगर 0.1 मीटर है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ, माइनस बी की वैल्यू भी डाल दो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 0.1 एक्स लिख सकता हूँ। 0.1 को भी बाहर निकाल दो तो माइनस टाइम्स ऑफ 0.2 डी एक्स बाई डी टी। अब जरा ध्यान से देखना, डी एक्स बाई डी टी हम लोग निकालना चाह रहे हैं, है ना। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, देखो वी डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एक्स। तो वी वेलोसिटी क्या कर रही है, इस एक्स को घटा रही है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ वी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0.2 इंटू माइनस वी। माइनस वी क्यों आया, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इस एक्स को डिक्रीज कर रही है, कम कर रही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस देखो प्लस 0.2 इंटू वी। तो ये ईएमएफ इंड्यूस जो आया वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखो इसको डायरेक्टली तुम लेंज लॉ से भी कर सकते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो तुम लेंज लॉ से भी निकाल सकते हो। ईएमएफ डी फाई बाई डी टी से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के लेंज लॉ से भी बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मैं एक अलग तरीके से इसमें बता रहा हूं, है ना, साइन के साथ अगर हम लोग लेंगे तो ई इक्वल्स टू 0.2 वी, और इसकी पॉजिटिव आया, दैट मीन्स इसकी वजह से जो करंट होगी वो पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स ये जो हमने माना है ना स्क्वायर लूप में, ये जो स्क्वायर लूप में हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान रखा है ना, तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होगी कि करंट इसी डायरेक्शन में आए। तो ईएमएफ अगर इस तरह पॉजिटिव है तो करंट इस तरह पॉजिटिव होने के लिए ईएमएफ कुछ ऐसा होना पड़ेगा, है ना। और करंट को डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। थोड़ा अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा ना, ऐसे देखो, इसके थ्रू, इस लूप के थ्रू फ्लक्स क्या हो रही है, इस फ्लक्स कम हो रही है। तो फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए इसको इस तरह से करंट फ्लो कराना पड़ेगा सच दैट ये इस फ्लक्स को सपोर्ट करे। इस फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए अपना राइट हैंड लाओ और इस डायरेक्शन में करंट तुमको फ्लो होता दिखेगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैंने साइन के साथ सब कुछ निकाल के रखा है, ठीक है। समझदार बच्चे समझ गए होंगे, नहीं समझे कोई बात नहीं, इसको लेंस लॉ से देख सकते हो। तो ईएमएफ 0.2 वोल्ट आ गया और उसका सेंस हमें समझ में आ गया। तो इसको मैं इफेक्टिवली एक सर्किट डायग्राम में कुछ ऐसा बना सकता हूं, ईएमएफ है ना, दैट इज 0.2 वी, 0.2 वोल्ट नहीं है, 0.2 इंटू वी, वी स्पीड है ना, 0.2 वी। और इस लूप का, स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 ओम, मतलब इसका इफेक्टिवली मैं एक रेजिस्टेंस बना दूं यहाँ पर 1 ओम से, 1 ओम है, ठीक है। और इधर जाके देखेंगे यहाँ से QS यहाँ से कनेक्टेड है, तो यहाँ मैंने Q बोल देता हूँ, ये Q है और इस है ऐसे। अब इसके अक्रॉस जो नेट रेजिस्टेंस है वो कैसे निकाले, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग ये बोल सकते हैं
इस रेजिस्टेंस को हम लोग उड़ा सकते हैं यहाँ से, कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगी। और ये 3 और ये 3 6 है ना, और ये 3 और ये 3 6, तो 6 और 6 दोनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिवली यहाँ पर 3 ओम आ जाएगा। क्लियर है? अब सिंपल सी सर्किट है, इसको सॉल्व कर दो। तो 0.2 वोल्ट जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, 0.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 + 3 ओम, दैट इज 4 ओम, है ना। और करंट की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर है, तो 1 × 10⁻³ करंट की वैल्यू डाल दिया, इंटू वी है ना, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.2, दिस इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, इसको अगर हम लोग करें तो ये 0 से 1 40 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये 0.02 वी की वैल्यू आ जाएगी 0.02 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपली इसको हम लोग सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1985 में, 1985 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है स्पेस इज डिवाइडेड बाय द लाइन एडी इनटू 2 रीजन्स। तो हम लोग देख सकते हैं 2 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, रीजन 1 और रीजन 2। रीजन 1 इज द फील्ड फ्री, यहां पर कोई फील्ड नहीं है रीजन 1 में। रीजन 2 में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, डायरेक्शन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो क्रॉस क्रॉस साइन दिखाया गया है, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर हमारे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। एसीडी इज अ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r विद सेंटर O। ठीक है, ये एक हमारे पास में पूरी तरह एक कंडक्टिंग लूप है, इस तरह की पूरी इस तरह से लूप है एसीडी। ठीक है, इसका सेंटर कहाँ है, सेंटर O है। द प्लेन ऑफ, और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r रेडियस है। द प्लेन ऑफ द लूप बीइंग इन द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसको घुमा दिया, मतलब कांस्टेंट ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा मेंटेन कर रहे हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज R। तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला पार्ट में बोला गया है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। इंड्यूस्ड करंट के लिए हमें क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लेते हैं पहले। वो कैसे निकालेंगे, d∅dt, और हमें सिर्फ किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो डायरेक्शन वायरेक्शन में नहीं देख रहा हूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने बोला गया है ना। बाद में लेंस लॉ से डायरेक्शन भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो d/dt ऑफ फाई को मैं लिखता हूं b वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से हमारा कंसर्न है, तो जरा देखो b वेक्टर और एरिया वेक्टर, क्योंकि b वेक्टर तो हमें दिख रहा है कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। एरिया वेक्टर अब बाहर हो या अंदर, मतलब अगर कोई लूप ऐसी है, ठीक है, कोई लूप ऐसी है, ऐसी लूप है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, या तो तुम अंदर मान सकते हो या बाहर मान सकते हो। इससे b.a के मैग्नीट्यूड को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। b.a का मैग्नीट्यूड ba ही रहेगा, चाहे अंदर मानो या बाहर, या तो -b होता, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा ना, तो उससे मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो और दोनों वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, या तो ये इसका एरिया वेक्टर डॉट हो या क्रॉस हो, कोई फर्क पड़ता है, मैग्नीट्यूड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, b.a का मैग्नीट्यूड ba हो जाएगा, सिंपल। अब b क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, da/dt, दिस इज द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैपिटल R से जो इसका रेडियस, इसका लूप का रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसे डिवाइड कर दें तो करंट निकल जाएगा। ओके, सो अब b इंटू d/dt ऑफ एरिया मैं कैसे लिखूं, एरिया कौन सा एरिया, एरिया जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, ये कौन सा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है। अभी देखो इनिशियली ये कैसा था, इनिशियली ये ऐसा था, ऐसा था, लूप ऐसा था, t = 0 पे ये लूप ऐसा था। अब ये धीरे धीरे करके अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यहां पर इसका जो b.a मतलब है वो कौन से एरिया से मतलब है, जो अंदर घुसा है ना, ये वाला एरिया चेंज हो रहा है, ये वाला कितना पार्ट अंदर घुस रहा है जो कि फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, उस एरिया से हमें मतलब है, ये वही एरिया तो है b.a जो निकाल रहा है ना। सो यहां पर जो एरिया है, अगर वो सपोज थीटा अंदर घुसा है ना, टी टाइम में थीटा अंदर घुस गया है, तो इसका ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, r² θ/2, कांस्टेंट बाहर निकाल दो क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है ना, तो br²/2 तो कांस्टेंट हो गया, dθ/dt आ गया, मैग्नीट्यूड की बस बात कर रहे हैं, तो dθ/dt इज नथिंग बट ओमेगा, तो br² ω/2 इज द
ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, और इसकी वजह से जो करंट आ रहा होगा, क्योंकि इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर, तो ई बाई आर इज द करंट मैग्नीट्यूड जो पूछ रहा है। दिस इज नथिंग बट बी आर स्क्वायर डब्ल्यू बाई 2r। क्लियर है? ये इस तरह से हम लोग इसमें इंड्यूस्ड करंट इन द लूप हमने निकाल दिया। ठीक है, ओके। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट व्हेन द लूप इज इंटरिंग इनटू द रीजन 2। जब ये इंटर कर रहा है तो इसमें डायरेक्शन किस तरह से होगा इंड्यूस्ड करंट का, है ना? तो जरा ध्यान से देखो, जब ये अंदर घुस रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस लूप के थ्रू फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। कौन से डायरेक्शन में? इनटू द प्लेन में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लूप अंदर घुसता जाएगा, है ना, जैसे जैसे लूप अंदर घुसता जाएगा, ये जो फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में फील्ड अंदर घुस रही है, तो इसका फ्लक्स जो है वो इंक्रीज करेगा। तो लेंज लॉ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये अपने इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा, इस तरह से इसमें इंड्यूस करंट होगी। तो उसके लिए राइट हैंड रूल निकालो, राइट हैंड निकालो अपना, और अगर हम लोग बोलेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस इंड्यूस इस जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी? आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, जो कि इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, मतलब उसके फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, इस सेंस में होगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये घुस रहा है, ये लूप जो जैसे जैसे घुस रहा है, ये लूप जैसे जैसे अंदर की तरफ घुस रहा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटर कर रही है इस लूप के थ्रू, मतलब इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो इसमें इस तरह से करंट होगा, इस तरह से करंट होगा सच दैट उसका इफेक्ट उस इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करना होगा, तो उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगा, ताकि इसका मैग्नेटिक फील्ड उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करे, है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो यहां पर बोला गया है लास्ट में, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम ऑफ रोटेशन फॉर 2 पीरियड्स ऑफ रोटेशन। तो जरा इंड्यूस्ड ईएमएफ को ध्यान से देखो। इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर क्या है? एक कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड क्या है? कांस्टेंट है, बस इसका डायरेक्शन चेंज होगा, वो मैं बताता हूं कैसे। देखो क्या होगा ना, जब ये लूप अंदर घुस रहा होगा अंदर, है ना, जब ये लूप अंदर इस तरह से घुस रहा होगा, तब तो इसमें एक कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, है ना। और उसके जो करंट की जो डायरेक्शन है, हमको इसी सेंस में रखना है, करंट इसी डायरेक्शन, इसी सेंस में रखना हो। अब ये घूमता 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 एक बार ऐसा होगा कि ये पूरा का पूरा जो लूप है वो इस तरह से हो जाएगा, पूरा अंदर घुस जाएगा। कब? ये आधे, जब इस तरह से ये पूरा रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये, है ना, आधे टाइम में, मतलब t/2 टाइम में ये इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा मेरे पास में, जब ये पूरा का पूरा लूप अंदर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब ये बाहर निकलना चाहेगा, इस रीजन 2 से रीजन 1 की तरफ इंटर करना चाहेगा, इसके बाद t/2 के बाद। तो t/2 तक तो मेरे पास में जो ईएमएफ है वो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 ही है ना। t/2 तक 0 से t/2 तक, 0 से अगर मैंने स्टार्ट हुआ है तो बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 अगर हम लोगों ने माना, ठीक है। तो अब t/2 से t, ठीक है, जब वो इस तरह से इस t/2 में इस तरह का सिचुएशन हो जाएगा और वो लूप अब बाहर निकलेगी इस तरह से, तो अब इसमें उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, अब इसमें उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, क्योंकि अब इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो कम होना शुरू हो गया, फ्लक्स कम हो गया, क्योंकि अब ये बाहर निकलेगा तो इसके थ्रू जो फ्लक्स, जो फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो तो अब कम, घटनी शुरू हो गई ना, पहले बढ़ रही थी, अब घटना शुरू हो गया इसके अंदर से। तो अब इसके थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो अगर 0 से t/2 वाले को अगर हम साइन के साथ अगर इसको हम लोग पॉजिटिव बोल देते हैं, तो यहाँ पे सेम ही आएगा, सब कुछ सेम, ओमेगा सेम है, तो यहाँ पे नेगेटिव ये वैल्यू आएगी बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2 की ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये बात समझ में आ रही है ना?
ठीक है, तो ये अगर 0 से t/2 तक पॉजिटिव वाला माना है तो ये नेगेटिव उल्टे डायरेक्शन में करंट आएगी, उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि अब वो बाहर निकल रहा है, उसके थ्रू जो फील्ड लाइंस है वो कम हो रही है, तो फ्लक्स इफेक्टिवली कम हो रही है। तो उस फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए अब उल्टे डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगी, लेकिन वो होगी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो तो मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट होगी, है ना। तो कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 0 से लेके t/2 तक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और इसकी वैल्यू कितनी होगी BR² ω/2। ये टाइम के साथ मैं बना रहा हूँ, टाइम के साथ ईएमएफ, और t/2 से लेके t तक, है ना, t/2 से लेके t तक ये माइनस BR² W/2। साइन मेरे ऊपर है कि मैं किसको प्लस किसको माइनस लेके चल रहा हूँ, वो हेडेक जरूरत नहीं है लेने की। फिर से नेक्स्ट साइकिल में ऐसा जाएगा, फिर से ऐसा ऐसा, तो 2 साइकिल के लिए बनाने के लिए बोला था, और 2 पीरियड्स ऑफ रोटेशन, तो इस तरह से होगा, है ना। यहाँ 2t तक जाएगा, 3t/2 आ जाएगा ना यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं इजीली इसका। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1988 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 2 लॉन्ग पैरेलल हॉरिजॉन्टल रेल्स। तो मैंने बता रखा है कि रेल्स क्या होता है, तो इस तरह का हमारे पास में रेल्स है, इस तरह का हॉरिजॉन्टल रेल्स है, d डिस्टेंस अपार्ट, इनके बीच की दूरी कितनी है d, एंड ईच हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ लैम्डा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इन रेल्स की रेजिस्टेंस लैम्डा पर यूनिट लेंथ है, आर जॉइंड एट वन एंड बाय अ रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो एक एंड से इसको एक रेजिस्टेंस कैपिटल R से इस तरह से ज्वाइन किया हुआ है। अब परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड Mn, मतलब इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, परफेक्टली कंडक्टिंग रॉड है ये, है ना। Mn एक रॉड है, इस तरह से दिया हुआ है, ऑफ मास m इज फ्री टू स्लाइड अलोंग द रेल्स विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है, ये स्लाइड कर सकता है, फ्री टू स्लाइड है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रिडक्शन B नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन पेपर। A variable force is applied to the rod Mn such that the rod moves a constant। एक वेरिएबल फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया गया है सच दैट रॉड मूव्स, अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू, मतलब यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, यहाँ पर जो इस लूप में एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता है, किस डायरेक्शन में वो नहीं पता, वो देख लेंगे हम लोग, बट इस लूप में कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट करंट सपोज ये आई है। अब इस पे हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों पार्ट को हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड अप्लाइड फोर्स F एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। तो देखो ये मोशनल ईएमएफ का सवाल है, एक कंडक्टिंग रॉड है ना, इस तरह से कंडक्टिंग रॉड है, और वो सपोज किसी टाइम पे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अभी इसके मूव करने की वजह से इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, है ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, और उसकी डायरेक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, v क्रॉस b वाले से हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इसमें इस डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करें, ई तो नहीं लिया हुआ ना कहीं से, ठीक है, ईएमएफ को ई से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये ईएमएफ अगर इस रॉड का जो लेंथ है वो डी है ना, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक का रॉड लेंथ डी है, तो BVL होता है, BLV या फिर BBL जो भी बोलोगे, B इंटू V इंटू L की जगह यहाँ पर D आ जाएगा। तो इतना EMF इसमें इंड्यूस हुआ क्योंकि इसके पास में V वेलोसिटी है, किसी टाइम पे V वेलोसिटी है, तो EMF किसी टाइम पे ये इंड्यूस होगा, है ना, BVD। अब ये EMF है तो इसके थ्रू कुछ करंट होगा। अब करंट के लिए क्या हमें पाथ का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो देखो यहाँ पर लैम्डा पर यूनिट लेंथ इसके पास रेजिस्टेंस है ना, तो यहां से मैं बोलूं कि यहां का रेजिस्टेंस किसी टाइम पे होगा, वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि ये सपोज किसी टाइम पे ये जो डिस्टेंस है ये x है सपोज, है ना, ये x है, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस x लेने की बोला है ना, फ्रॉम द ऑफ द रॉड फ्रॉम r, तो ये लैम्डा x यहाँ का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ का भी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो लैम्डा x हो जाएगा। तो करंट मैं निकाल सकता हूँ, इसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, करंट इस डायरेक्शन में करंट हमको देखने को मिलेगा, और ये करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है मेरे पास में BVD डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, पाथ का रेजिस्टेंस कितना है, लैम्डा एक्स, ये रॉड का Mn का तो खुद का रेजिस्टेंस नहीं है, तो 2 लैम्डा एक्स प्लस आर, 2 लैम्डा एक्स प्लस आर, तो ये मेरे पास में करंट निकल के आ गया।
और ये कांस्टेंट करंट है, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स का। तो आई तो कांस्टेंट है, तो आई इंटू 2 लैम्डा एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई बी डी। तो ये मुझे वेलोसिटी का यहाँ से फंक्शन मिल गया। दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी जो यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्स निकालना है ना, फोर्स निकालना। मैं बाकी चीज़ों के एक बार रब करता हूँ। तो फोर्स निकालना बहुत ईजी है। इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। एक मिनट, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ। ये करंट हमने ये इस डायरेक्शन में करंट निकाल दिया है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, तो इस अब इस करंट एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें एक फोर्स लगेगा, है ना, एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी। आई इंटू एल क्रॉस बी सब परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं है। एल क्रॉस बी की डायरेक्शन से हमें एक मैग्नेटिक फोर्स अंदर की डायरेक्शन में मिलेगा, है ना, इस डायरेक्शन में करंट होने की वजह से। आई इंटू एल क्रॉस बी, तो एल मेरा किस डायरेक्शन में है, देखो एल मेरा इस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, और बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो एल क्रॉस बी अगर हम लोग लेते हैं, एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, ऐसे ही तो मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं ना। तो करंट की डायरेक्शन पता है, उसी डायरेक्शन में जो एल की डायरेक्शन हम लेते हैं, तो एल क्रॉस बी, तो अंदर की तरफ एक हमें मैग्नेटिक फोर्स मिल गया, और बाहर से हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखे हैं, और ये मैग्नेटिक फोर्स है। और इन दोनों के फोर्स का रिजल्टेंट इसको आगे की तरफ मूव करा रहा है ना। तो एफएम की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो, क्योंकि परपेंडिकुलर है, एल और बी परपेंडिकुलर है, तो सिंपल हम लोग बी इंटू आई इंटू एल लिखेंगे। एल यहां पर कितना है, डी है, तो बी आई डी हो गया ये फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो एफ मैं लिख सकता हूं, जो एफ फोर्स हमने लगा रहे हैं माइनस जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मास एम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग देखो एफ की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एफ एम प्लस एम डीवी बाई डी। तो एफ एम को बी आई डी लिख देता हूं मैं, तो बी आई डी प्लस एम इंटू डीवी बाई डी टी लिखना है मुझे। मतलब मुझे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो आई अपॉन बी डी तो कांस्टेंट है, अंदर किसको डिफरेंशिएट करना है, 2 लैम्डा एक्स प्लस आर, आर तो कांस्टेंट है, तो 2 लैम्डा एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा इंटू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वी। तो वी, तो यहाँ पर वी तो निकाला हुआ है, वी को डाल दो यहाँ पर, तो ये पूरा टर्म मुझे यहाँ पर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या होगा, आई से आई मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो गया, 2 लैम्डा एक्स प्लस आर तो मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे में बी डी का ये वाला बी डी नीचे में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास में फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने फोर्स और वेलोसिटी इस तरह से हमने निकाल दिया एक्स के टर्म्स में। ठीक है, सब कुछ बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लो, नेक्स्ट पार्ट इजी है। वेलोसिटी हमने निकाला, फोर्स निकाला, हमें पूछा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन पर सेकेंड बाई एफ इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो पहले तो निकाल देखते हैं कि वर्क डन पर सेकेंड क्या होता है। वर्क डन पर सेकेंड इज नथिंग बट पावर, तो इस फोर्स का पावर निकालना है, तो फोर्स का पावर कितना होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स निकाला हुआ है, वेलोसिटी निकाला है, दोनों फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दो, उस फोर्स के पावर आ जाएगा। ठीक है, पावर आ गया। अब हीट में कितना कन्वर्ट हुआ, हीट, तो हीट हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, तो किसी टाइम पे उसका जो आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये तो आर है और ये एक्स दूरी है ना, ये तो ये लैम्डा एक्स है यहाँ पर रेजिस्टेंस, और लैम्डा एक्स है यहाँ रेजिस्टेंस, तो किसी टाइम पे कितना हो जाएगा, आर प्लस 2 लैम्डा एक्स, ये हीट में लॉस हो रहा है ना। तो बस मुझे निकालना ये हीट फ्रैक्शन जो निकालना है वो हीट अपॉन जो पावर हमने निकाल रखा है। ठीक है, तो हीट की जगह ये डालेंगे, और पावर जो यहां से निकाल रखा है ये उठा के डाल देंगे, आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो यही पूछा हुआ है ना, बस ये 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1993। तो ये 1993 की अपनी अलग ही स्टोरी थी, है ना। उस टाइम पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सारे, और मैं बता रहा हूँ लोग 4-4, 5-5 नंबर में सेलेक्ट हुए थे, 100 में से 4-4, 5-5 नंबर पे सेलेक्ट होके गए थे। खैर हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या पूछा गया था 1993 में। इस क्वेश्चन में इसमें बोला गया है रेक्टेंगुलर फ्रेम ABCD, तो हम लोग देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है हमारे पास में, ABCD एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है इस तरह से, आड़ा तिरछा बन गया। ठीक है, खैर दिख रहा है यहाँ पर ABCD एक रेक्टेंगुलर फ्रेम हमको दिख रहा है, और मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मेटल वायर
मेटल वायर से बनाया गया है, हैज ए स्ट्रेट कनेक्शन बिटवीन ई एंड एफ। तो कनेक्शन किया गया यहाँ से, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया गया है। मेड ऑफ द सेम वायर से एज शोन इन फिगर। ए ई एफ डी इज स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। तो ये साइड 1 मीटर का है, ये साइड भी 1 मीटर है, ये साइड भी 1 मीटर है, ये साइड भी 1 मीटर है, ठीक है। और इधर ई बी एफ सी 0.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, और ये तो 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का है हमारे पास में ज्योमेट्री। द इंटायर सर्किट इज प्लेस्ड इन स्टेडिली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यहाँ जो क्रॉस साइन दिया गया है इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला पर सेकेंड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज डीबी बाई डी टी में बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में बनाया गया है इन उस डायरेक्शन में 1 टेस्ला पर सेकेंड से वो बढ़ रहा है। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज 1 ओम पर मीटर। अब इसका मतलब समझे, जहां 1 मीटर है वो 1 ओम है ना, ये 1 ओम है, जहां 1 मीटर है वो 1 ओम है, जहां 0.5 मीटर है वो 0.5 ओम है, सीधा सीधा, है ना, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। जहां 1 मीटर है वहां पर 1 ओम, जहां पर 0.5 मीटर है, तो ये पूरा का पूरा हर जगह पर तुम निकाल सकते हो कहां पर कितना रेजिस्टेंस है। यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 ओम, ऐसा बता सकते हैं। यहाँ 1 ओम, यहाँ पर 0.5 ओम, यहाँ पे 0.5 ओम, और यहाँ पे 1 ओम, इस तरह का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट्स इन द सेगमेंट ए ई बी एंड ई एफ। तो हमें करंट निकालना है ए बी और ई एफ में, ए ई में, बी में और ई एफ में करंट निकालना है। कैसे निकालें, कैसे निकालें, क्या किया जाए? तो सिंपल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, सिंपल तो नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या हम लोग देखो हमारे पास में कैसा है, 2 लूप है ना, ध्यान से देखो। तो हमारे पास में 2 लूप है। दूसरा पेन सेलेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। तो एक ये वाला लूप है, इसको मैं पहला लूप बोल देता हूँ, ये दूसरा लूप है, ये दूसरा लूप बोलता हूँ। तो अभी कहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक चीज पता है मुझे कि जो लूप 1 है उसमें जो नेट ईएमएफ इंड्यूस है वो मैं निकाल सकता हूँ, उसके मैग्नीट्यूड डी फाइव बाई डी टी से निकाल सकता हूँ, है ना। डी फाइव बाई डी टी से एटलीस्ट उसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकता हूँ। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ इसलिए माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, तो ये एरिया कितना है, फर्स्ट लूप का एरिया कितना है, 1 है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो बी इंटू बी डॉट ए इज सिंपल बी इंटू 1, ठीक है। तो यहां से हम लोग सिंपल बोल सकते हैं डीबी बाई डी टी, सिंपल डीबी बाई डी टी है। तो दिस इज नथिंग बट डीबी बाई डी टी हमें 1 टेस्ला पर सेकंड दिया हुआ है, दैट इज 1। तो ईएमएफ लूप 1 में जो नेट ईएमएफ इंड्यूस हुआ दैट इज 1 वोल्ट। उसी तरह से सेकेंड लूप में देखेंगे, देखा जाए तो डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे, तो डी बाई डी टी ऑफ बी अगेन ऐसा लिखेंगे इंटू एरिया। देखो यहाँ 0.5 है ना, 0.5 और 1 है, तो इसका एरिया 0.5 हो जाएगा, तो बी इंटू 0.5 इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर हमें 0.5 वोल्ट देखने को मिलेगा सेकेंड लूप में। तो ये नेट ईएमएफ इतना इंड्यूस हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओके। सो थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं कि इसका डायरेक्शन कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, वो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस जो क्रॉस साइन में इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब सपोज मैं ये वाला लूप लेता हूं, ये वाला लूप में, तो क्रॉस में बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसा होगा इस लूप में सच दैट ये इसको अपोज करे। तो करंट कैसा होना चाहिए, करंट ऐसा होना चाहिए इस वाले लूप में, ये मुझे पता है। दूसरे लूप में भी देखेंगे तो करंट का डायरेक्शन हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें हमें पता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है कि कौन किस जगह पे, किस लोकेशन पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, कौन से डंडे में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो जरा हम इसको थोड़ा जनरलाइज तरीके से देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये मेरा लूप 1 है, मैंने बता रखा है कि लूप 1 है ये वाला पूरा, और ये वाला लूप 2 है। तो इस डंडे में मान लो मैंने मान लिया कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, कुछ भी मान सकते हैं, है ना। ये सपोज मैंने E1 मान लिया, ये इस डंडे में मेरा ईएमएफ, कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हो, ठीक है। E2 मान लिया, इस यहाँ पर मेरा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो E3 हुआ है, ऐसा माना। यहाँ पर इस डंडे में मेरा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है E4, मुझे नहीं पता है कि कितना हुआ है। यहाँ पे हमने मान लिया सपोज कुछ E5, यहाँ पे E6, यहाँ पे E7, कुछ भी मान सकते हो डायरेक्शन, और ये सब कुछ भी 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7 हो गया, रैंडम, मुझे नहीं पता है क्या है, ठीक है। और सबकी रेजिस्टेंस हमें पता है हर जगह की। यहाँ पर 1 ओम है,
यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे भी 1 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है। तो जरा इसका इक्विवेलेंट सर्किट में अगर बनाना चाहूँ तो देखो E1 E2 E3 का मैं एक इफेक्टिव ईएमएफ बना रहा हूँ, है ना। E1 E2 E3 का मैं तीनों सीरीज में ना इफेक्टिव ईएमएफ एक कुछ बना देता हूँ। सपोज मैं इसको बोल देता हूँ कहाँ तक यूज हो चुका है, E5 E6 तक यूज हो चुका है, E7 तक, E8 बोल देता हूँ मैं। किसका किसका, E1 E2 E3 का रिजल्टेंट मैं E8 बोल रहा हूँ। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये वाला रेजिस्टेंस है ना, इस ब्रांचेस में AE AD और DF वाले जो ब्रांचेस है, ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस तीनों 1 ओम है, उसका एक जगह मैं बना दे रहा हूँ। चलो यहाँ पर ऊपर में बना देते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो। 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये 3 ओम में बना देता हूँ, इफेक्टिव में बना दिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब E4 में तो ऐसे ही रहने दो, ये कितना है 1 ओम ही है, और यहाँ पे E4 में बना रहा हूँ, E4 बीच वाला। अब इधर वाला पार्ट में देखो EBCF में, वहां भी सबका जो इफेक्टिव ईएमएफ है उसको मैं बोल रहा हूं सपोज इफ E9, किसका किसका 6 5 7 का, ये इफेक्टिव मैं बोल रहा हूं E9। और इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, देखो ये 0.5 है, ये 0.5 है, और ये 1 हो, तो 1 + 0.5 + 0.5 = 2। तो यहां पर मैं 2 ओम लिख देता हूं, 2 ओम। तो इफेक्टिवली हम लोग इस तरह से सर्किट को बना सकते हैं। बना दिया। अब इतने सारे वेरिएबल्स हैं, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, करंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो करंट मैं सपोज इस वाले सर्किट में बोल देता हूं अगर I1, और इस सर्किट में I2, क्योंकि मुझे पता है इसका डायरेक्शन ऐसा होने वाला है। देखो यहाँ से हमने डायरेक्शन देखा था ना, तो डायरेक्शन हमें पता है कि I1 I2 इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अगर यहाँ पर I1 यहाँ पर I2, तो यहाँ पर इस ब्रांच में जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, I2 - I1 लिख सकते हैं हम लोग, I2 - I1। अब यहाँ पर KCL लगा दो, सिंपल, सॉरी KVL लगा दो। तो लूप 1 हम लोग लेंगे एक बार लूप 2 लेंगे। तो लूप 1 में कैसे घूमे हम लोग, लूप 1 में हम लोग सपोज घूमते हैं ऐसा, तो क्या लिखेंगे, देखो यहां से मैं जा रहा हूं E4 से, तो E4 - 1 इंटू, अब करंट उल्टे डायरेक्शन में है यहाँ पर, देखो I2 - I1 मैंने नीचे की तरफ माना है, नीचे की तरफ माना है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा, है ना। उल्टे यहां पर कितना हो जाएगा, I2 - I1 इंटू 1, क्योंकि करंट उल्टा फ्लो हो रहा है ना, और हम उल्टे तरीके से उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो केवीएल तो लिखना आता होगा, ठीक है। खैर, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो करंट के डायरेक्शन में ये ड्रॉप आएगा, तो नेगेटिव साइन के साथ 3 × I1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में, तो यहाँ पर -E8 आएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 पूरे लूप में। केवीएल लगाया, सिंपल। जरा देखना E4 - E8 क्या देगा मेरा, E4 - E8 इस सर्किट का जो फर्स्ट वाली जो लूप है उसका नेट ईएमएफ देगा, जो कि हमने निकाल रखा है यहाँ से फर्स्ट लूप का 1 वोल्ट। तो E4 - E8 मेरे को 1 वोल्ट देगा, प्लस अब I2 - 4I1 हो गया ये, दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 = 4I1 - I2। तो एक इक्वेशन मेरे पास में ये आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने केवीएल लगाया था। सेकंड लूप के लिए हम लोग लगाते हैं। तो सेकंड लूप में चले, किस डायरेक्शन में चले हम लोग सेकंड लूप में हम लोग चलते हैं, चलो ऐसा चलते हैं। तो अगेन मैं लिखूंगा E4, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग इधर से चलते हैं, बताऊंगा क्यों। ऐसे चलते हैं, मेरे को किसी किधर से भी चल सकते हो यार, किधर से भी चल सकते हो, कोई बात नहीं। यहां से चलते हैं, E9 से चलो स्टार्ट करते हैं। तो E9 - 2I2, अब इसके डायरेक्शन में जा रहे हैं। E9 - 2I2 माइनस, अब यहां आ जाएगा क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग चल रहे हैं, -I2 - I1 इंटू 1, ठीक है, प्लस सॉरी -E4, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब E9 - E4 मुझे लिखना है, क्योंकि E9 - E4, क्योंकि जो ये है इस वाले में जो सेकेंड लूप है इसमें कितना नेट ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, 0.5 वोल्ट। तो ये E9 - E4 को मैं 0.5 लिख रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल टू, उधर ले गए 2I2 और ये कितना हो जाएगा, ये 2I2 - I2 3I2 हो जाएगा,
3i2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -i1। ठीक है, तो इनको अगर सॉल्व करना है तो मैं एक काम करो, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ईजी रहेगा सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 12i2 माइनस 4i1। अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन को। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है। तो जोड़ देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा तो 2 और 1 को जोड़ा तो ये आ गया 3 बराबर। अब देखो 4i1 और 4i1 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, 12i2 माइनस i2 दैट इज 11i2। तो यहाँ से i2 की वैल्यू मेरे पास में आ गई 3/11, 3/11 आ गया। ठीक है, अच्छा 3/11 आ गया। अब i1 निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल कुछ नहीं, ये जो i2 की वैल्यू आ गई इसको इसमें डाल देंगे। तो 1 इक्वल्स टू 4i1 माइनस 3/11 और ये हो गया 11 प्लस 3 14/11/4, ये हो गया मेरे पास में i1। 2 सते 14, 2 दूनी के 4 और i1 की वैल्यू आ गया मेरे पास में 7/22। ठीक है, i1 आ गया मेरे पास 7/22। i2 इसको हम 6/22 लिख सकते हैं ना, 6/22 लिख रहा हूँ मैं इसको, 6/22। और एक ब्रांच में i2 मतलब ये 6/22 आ गया, i1 मेरे पास में 7/22 आ गया और i2 माइनस i1 का डिफरेंस, ये इस ब्रांच में करंट फ्लो रहा होगा, है ना। दैट इज इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7/22 और 6/22, 1/22 करंट उल्टे डायरेक्शन में इसमें फ्लो रहा होगा, है ना, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो रहा होगा 1/22। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में बोला गया है 2 पैरेलल वर्टिकल मेटेलिक रेल्स AB एंड CD। तो रेल्स का मतलब हमें पता है क्या है, तो इस तरह का वर्टिकल रेल्स है हमारे पास में AB और CD, सेपरेटेड बाय 1 मीटर। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज गिवन एज 1 मीटर। दे आर कनेक्टेड एट द 2 एंड्स बाय रेजिस्टेंस R1 एंड R2, दिख रहा है हमें। अ हॉरिजॉन्टल मेटेलिक बार PQ ऑफ मास 0.2 kg स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन। तो ये एक बार है जो कि नीचे स्लाइड करता है विदाउट फ्रिक्शन वर्टिकली डाउन द रेल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसमें ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, जिसकी वजह से ये बार जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द रेल्स। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा इधर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द टर्मिनल वेलोसिटी अटेन्ड द पावर डेसिपेटेड दिस इन दिस। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्यों अटेंड हो रही है यहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब क्या हो रही है, क्या हो रहा होगा, मैं तुमको सिचुएशन बताता हूँ कि यहाँ पे एक तो फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस रॉड पे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, F ग्रेविटेशनल मैं बोल रहा हूँ, और एक फोर्स इस पे और लग रहा होगा ऊपर की तरफ, और वो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी इसलिए हम लोग बात करें कि जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, उस जगह पे जो इसकी वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो तुम अगर करके भी देखोगे, डायरेक्शन वायरेक्शन करके देखोगे, तो अगर ये नीचे की तरफ अगर गिर रहा है ना, नीचे की तरफ इसके पास वेलोसिटी v है, और अगर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो डायरेक्शन से तुम देख सकते हो कि इसके पास जो EMF इंड्यूस होगी, तो जो करंट आएगी ना, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी ना, इस डायरेक्शन में करंट होगी। तो ऊपर वाले सर्किट में करंट एक I1 इस तरह डायरेक्शन में जाएगी, और नीचे वाले सर्किट में करंट I2 जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर जो करंट को मैं बोल रहा हूं, सपोज दिस करंट इज I, है ना, यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है इसको मैं बोल देता हूं दिस इज I करंट फ्लो हो रहा है, विद दैट इज I1 प्लस I2, है ना, I1 प्लस I2। तो एक करंट I1 इधर जा रही है और एक करंट I2 इस सर्किट में जा रही है, नीचे में वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस तरह से, है ना, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये जो करंट है ना, यहाँ पर कहने का मतलब है ये जो करंट, यहाँ पर जो करंट I करंट है विच इज I1 प्लस I2, मैं लिख देता हूँ ये दिस I विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें mg लग रहा होगा, और वो बैलेंस कर रहा होगा किसको, BIL को, B इंटू I इंटू L। ठीक है, I को I1 प्लस I2 में बोल देता हूं, B इंटू I इंटू L इज L। चलो अब पुट कर दो वैल्यू, mg की वैल्यू कितनी हो गई, 0.2 kg का है, तो 0.2 इंटू
9.8 दैट इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 0.6 टेस्ला इंटू I1 प्लस I2। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 98 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 6। तो एक काम करते हैं, इसको 2/10 लिख देते हैं, 2/10। इसको 30 टाइम कट जाएगा, 2 30 10 60 हो गया, और 15 टाइम्स में इसको उड़ा सकते हैं, और 2 चौके 8, 2 9 18। I1 प्लस I2 की जो वैल्यू आ गई दैट इज 49/15। मैं इसको हटा के 49/15 लिखता हूँ, जगह थोड़ा कम है, सॉरी 49/15। ठीक है, तो ये I1 प्लस I2 की वैल्यू मेरे पास में एक तो आ गई है। आगे अब क्या किया जाए, आगे क्या करें? तो देखो इसमें और एक चीज बोला गया है कि ये जो हम लोग अभी जो कंसिडर कर रहे हैं ना, वो टर्मिनल वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं। मतलब हम लोग जहां फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर बैलेंस किया, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ से इसको हटाता हूँ। तो हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पर अभी हम लोग कौन से टाइम के लिए कंसिडर करें, जब टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसके पास अगर कुछ वेलोसिटी है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये है, तो इसमें एक ईएमएफ भी जनरेट हुआ होगा। उस ईएमएफ को, क्योंकि मोशन में है, कंडक्टर मोशन में है, तो ईएमएफ उसमें आया होगा ना, ईएमएफ। वो ईएमएफ कितना होगा, है ना? तो वो ईएमएफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू एल इंटू वी। बी है मेरे पास में 0.76, और जो वेलोसिटी है वो कब हम लोग, जब टर्मिनल वेलोसिटी, उस टाइम के लिए हम लोग सारा चीज कंसिडर कर रहे हैं अभी, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो एल मेरे पास में 1 है, तो ये सिंपल 0.6 है ना, ये 0.6 है, बी 0.6 VT। ठीक है, तो ये मेरे पास में ईएमएफ इतना इंट्रोड्यूस हुआ, इतना आया ईएमएफ, ये मेरे पास में ईएमएफ है, करेक्ट। ये अभी VT के टर्म्स में, टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म्स में, तो इसे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी निकल जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो बोल रहे हैं ना कि जब टर्मिनल वेलोसिटी है ना, उस टाइम पे जो पावर डेसिपेशन है वो इतना है और इतना है, दोनों सर्किट में, ऊपर और नीचे वाली सर्किट में, R1 में पावर लॉस और R2 में। तो मतलब यहां से देखो, यहां से अगर I करंट निकली हुई विच इज I1 प्लस I2, तो मैं एक करंट बोल रहा हूं, I1 इधर गई और I2 इधर गई। ठीक है, और यहां पर जो EMF हुआ है, इंड्यूस हुआ है, दैट इज E। तो इस तरह से इंड्यूस हुआ होगा E। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो यहां पर लॉस हो रहा है R1 में, दैट इज E इंटू I1, EMF इंटू करंट, उतना पावर लॉस हो रहा है वहां पर, दैट इज इक्वल टू 0.76। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि E इंटू I2, नीचे यहां पर लॉस हो रहा है जब टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पे, पावर लॉस दैट इज 1.2। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो I1/I2 की जो रेशियो आ गई दैट इज 76/120। ये कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 3 7 4 9 36, 4 3 12, 0 19/23 I1/I2। तो I1 को मैं लिख सकता हूं, I1 दैट इज इक्वल टू 19/30 टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, ओके। तो ये रिजल्ट हम लोग लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये हमारा I1 प्लस I2 निकला हुआ है ना, और I1 इक्वल्स टू दिस, I1 प्लस I2 कितना निकाला हुआ है हमने, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 49/15। ठीक है, और यहीं से हमने I1 इक्वल्स टू 19/30 I2, I1 इक्वल्स टू 19/30 I2 निकाला है। बस पुट कर दो इसको यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 19/30 टाइम्स ऑफ प्लस 1 इंटू I2 दैट इज इक्वल टू 49/15। ठीक है, तो ये बन जाता है, कितना बन जाएगा 30, और ये बन जाएगा 49 बनेगा शायद, है ना, 49, 30 और 19, 49 डिवाइडेड बाई 30 I2 दैट इज इक्वल टू 49/15। तो ये कितना बन गया, ये 30 15 30 2 हो गया। I2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 2 एम्पियर। तो यहां से I1 भी निकल जाएगा, I1 कितना हो जाएगा 19/30 टाइम्स ऑफ 2 एम्पियर दैट इज 19/15 एम्पियर। तो I1 I2 की वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गई, I1 निकल गया, I2 निकल गया। हमारे पास में क्या है, देखो हमने निकाल के रखा है, E इंटू I2 इज 1.2। तो E इंटू I2 मेरे पास में 1.2 है, तो यहां से I2 ने E नहीं निकल जाएगा क्या मेरे पास में,
ईएमएफ जो है वो निकल नहीं जाएगा क्या? 1.2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.6 वोल्ट मेरे पास में ईएमएफ निकल गया। 0.6 वोल्ट मेरे पास में ईएमएफ निकल, सो 0.6 ही रखता हूँ। तो यहाँ से देखो हमने ईएमएफ कितना लिखा था 0.6 वीटी टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म्स में, तो 0.6 वीटी टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म्स में दैट इज इक्वल टू 0.6। यहाँ से जो टर्मिनल वेलोसिटी है मेरे पास में 1 मीटर पर सेकेंड नहीं आ गया? तो टर्मिनल वेलोसिटी तो एक तो हमने निकाल दिया, यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दिया। अब रहा बात R1 R2 निकालना है, तो R1 कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से देखो ना, सिंपल, यहाँ पर ईएमएफ है ना, ईएमएफ है। अब R1 इधर करंट है I1 है ना, इधर करंट है I2। तो इस लूप में देखो, ऊपर वाले लूप में, ये वाले लूप में देखो, ईएमएफ मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, केवीएल लगा लो, ईएमएफ माइनस I1 इंटू R1 दैट इज इक्वल टू 0, तो इक्वल्स टू दिस हो गया। तो R1 की वैल्यू आ गई E अपॉन I1। E पता है मेरे को 0.6, I1 पता है मेरे को 19/15। तो यहाँ से मेरे पास में R1 निकल जाएगा। सिमिलरली हमारे पास में R2 निकल जाएगा E डिवाइडेड बाई I2 दैट इज इक्वल टू 0.3 ओम। इस तरह से इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। फिर भी कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में लिखना, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी तुम कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, वो हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियोस होंगे, सब्सिक्वेंट वीडियोस, उसमें पहले तो जो भी बचे हुए इसके क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो कंप्लीट करेंगे, और फिर बाकी चैप्टर्स के भी इसी तरह से हम लोग लेते जाएंगे। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करोगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, और फिर मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करूँगा, ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा। ठीक है, तो चलो यार, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।